अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है और जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल डॉग्मा को डिस्कस किया था कि सेंट्रल डॉग्मा के दो स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आज के टॉपिक में हम ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ट्रांसलेशन को डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में इस तरह डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा एंजाइमेटिक प्रोसेस जिसमें एक डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और उससे एक कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ बेसिस बनता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड एक ऐसे स्ट्रैंड को कहते हैं जिससे आरएनए ट्रांसक्राइब्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है ये हमेशा आपस से कम्प्लीमेंट्री होते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम जो है उसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। दूसरी टाइप स्ट्रैंड की जो होती है वो होती है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड एक ऐसे स्ट्रैंड को कहते हैं जिसका बेस सीक्वेंस जो होता है वो सिमिलर होता है टू द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड हमेशा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के से सिमिलर होता है। इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज इज द प्रिंसिपल एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की तो उसमें एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि तीनों डिफरेंट टाइप्स के आरएनए की सिंथेसिस करता है, वो मैसेंजर आरएनए हो, ट्रांसफर आरएनए हो या राइबोसोमल आरएनए हो। तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो इन सबको सिंथेसाइज करता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको ट्रांसक्राइब करता है? राइबोसोमल आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करता है मैसेंजर आरएनए को और आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब करता है ट्रांसफर आरएनए को। यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों तरह के आरएनए को सिंथेसाइज करता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर 3 डिफरेंट तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करता है मैसेंजर आरएनए को और आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब करता है ट्रांसफर आरएनए को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का ऐसा रीजन जहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसको, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन होती है, इसको जगह को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट जो होता है डीएनए सीक्वेंस का उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं +1 से, और ऐसी बेसिस जो कि इस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट से पीछे होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस नंबर के साथ, और ऐसी बेसिस जो कि इस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट से आगे होती हैं उनको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस नंबर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रमोटर में 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है TTGACA, ये लिखा हुआ है साथ में -35 सीक्वेंस, और जो दूसरी बाइंडिंग साइट होती है वो है TATAAT, जिसको हम रिप्रेजेंट किया गया है -10 सीक्वेंस के साथ। इस -35 और -10 सीक्वेंस से क्या मुराद है कि जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं +1 के साथ। उस +1 से ये 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे होती है, एक सीक्वेंस है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है TTGACA। इसके साथ इस प्रमोटर के साथ आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, इस प्रमोटर की इस बाइंडिंग साइट के साथ आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। इसी तरह -10 सीक्वेंस से मुराद ये है कि जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट से 10 बेस न्यूक्लियोटाइड पीछे एक सीक्वेंस है उसको कहते हैं TATAT,
ये वो प्रमोटर की बाइंडिंग साइट है जहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है। इसी तरह यूकैरियोट्स के अंदर प्रमोटर की दो बाइंडिंग साइट होती हैं। एक को हम कहते हैं टाटा, जो कि -25 सीक्वेंस से रिप्रेजेंट की जाती है, और दूसरी को कहते हैं CAAT, इसको हम -70 सीक्वेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के 3 मेन स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन के 3 मेन स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? सबसे पहले टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ आपका आके एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, वो आके अटैच हो जाता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आके टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ बाइंड करता है या अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जिसकी वजह से एक बबल बनता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल बबल। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को स्टेप को कि सबसे पहले एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, वो आके बाइंड करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के साथ। जैसे ही वो टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के साथ बाइंड करता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बबल बनता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल बबल। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट्स को हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर, जबकि दूसरे सब यूनिट को हम क्या कहते हैं? कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर किस लिए ज़रूरी होता है? सिग्मा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बाइंडिंग साइट एंड द करेक्ट इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए चेन 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो जाती है तो सिग्मा फैक्टर जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है या रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद कोर एंजाइम जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर रन करता है, उसके और ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट करता है। ये है फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन का। नेक्स्ट स्टेप होता है इलांगेशन। जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ट्रांसक्रिप्शनल बबल, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ रन करता जाता है और साथ साथ आरएनए की चेन भी बनती जाती है। ये ट्रांसक्रिप्शनल बबल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक एक स्टॉप सिग्नल या स्टॉप सीक्वेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर अपीयर नहीं हो जाता। यहाँ पे आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है, ये 5 प्राइम की तरफ आपको यहाँ पे डायरेक्शन नज़र आ रही है। जब इलांगेशन हो रही होती है तो जो मैसेंजर आरएनए न्यू बनता है उसका जो 3 प्राइम एंड होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ हाइब्रिडाइज कर जाता है, और जो 5 प्राइम एंड है वो स्टैंड आउट कर जाता है फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शनल बबल जब सिंथेसिस हो रही होती है। तो दूसरे स्टेप को हम कहते हैं इलांगेशन। थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। जब टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एक सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर फॉलोड बाई अ सीरीज ऑफ एटी बेस पेयर आती है तो उसको हम कहते हैं स्टॉप सिग्नल और स्टॉप सीक्वेंस ऑफ अ जीन। ये सीक्वेंस जैसे ही अपीयर होता है तो सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। दोबारा मैं बताता हूँ कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एक सीरीज़ ऑफ जीसी बेस पेयर फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ एटी बेस पेयर, यानी कि जीसी बेस पेयर जीसी जीसी जीसी, उसके बाद फिर एटी एटी एटी, इस तरह आते रहते सीक्वेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर। तो ये इंडिकेशन होता है कि ये स्टॉप सिग्नल है या स्टॉप सीक्वेंस है। यहाँ पे आके क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो टर्मिनेट कर जाती है। तो जिसकी वजह से जो आपका मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो एक जीसी बेस पेयर का जीसी बेस पेयर का एक हेयर पिन बन जाता है, यहाँ आपको वो नज़र भी आ रहा है। जैसे ही जीसी हेयर पिन जो होता है इसके एंड पे 4 और मोर आपको यूरासिल राइबोन्यूक्लियोटाइड भी नज़र आ रही हैं। एक जीसी हेयर पिन जो होती है जैसे ही अपीयर होती है तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो फेल हो जाता है आपको फर्दर प्रोसीड कर सके, और इस तरह ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन हो जाती है। इसको हम जीसी हेयर पिन क्यों कहते हैं? जीसी हेयर पिन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी जीसी गवानीन साइटोसिन नज़र आ रही हैं, इसलिए हम इसको जीसी का नाम देते हैं। और हेयर पिन का नाम इसलिए नेम देते हैं हम क्योंकि ये
जो हेयर की पिन होता है उसकी तरह ये दिखाई देती है, तो इसलिए हम इसको GC हेयर पिन कहते हैं। ये हम देख भी लेते हैं। A series of GC base pair followed by a series of AT base pair at the end of a gene terminate the transcription process are called stop signal or stop sequence. The chain of messenger RNA at the stop signal of a gene form a GC hairpin. This pin is followed by 4 or more uracil ribonucleotides. Hairpin causes the RNA polymerase to stop the further synthesis of messenger RNA. अब आपका DNA से मैसेंजर RNA बन चुका होता है, उसके बाद कुछ होती हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। प्रोकैरियोट्स के अंदर मैसेंजर RNA जो होता है वो डायरेक्टली रिलीज हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म, जहाँ और साइटोप्लाज्म के ऊपर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोकैरियोट्स के अंदर मैसेंजर RNA कोई फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं करता आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर मैसेंजर RNA को ट्रैवल करना होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। क्योंकि इसको एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो जिसकी वजह से इसके ऊपर मॉडिफिकेशन की जाती है। वो मॉडिफिकेशन किस फॉर्म में होती हैं? मॉडिफिकेशन इस फॉर्म में होती है कि एक कैप ऐड की जाती है और एक टेल ऐड की जाती है। कैप जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? 7 मिथाइल GTP की फॉर्म में होती है, जबकि टेल जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? पॉली ए टेल की फॉर्म में होती है। पॉली ए टेल का मतलब ये होता है मैनी एडेनिन उसके साथ अटैच होते हैं। जो कैप होती है वो हमेशा मैसेंजर RNA की 5 प्राइम एंड के साथ लिंक की जाती है, जबकि टेल हमेशा मैसेंजर RNA की 3 प्राइम एंड के साथ लिंक होती है। इस कैप और टेल का फंक्शन क्या होता है? जैसे जब ये मैसेंजर RNA ट्रैवल कर रहा होता है लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम, तो इसके ऊपर डिफरेंट न्यूक्लियेजेस और फॉस्फेटेजेस अटैक करते हैं। तो इस कैप और टेल का फंक्शन क्या है? जब ये मैसेंजर RNA ट्रैवल कर रहा होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम, तो उसके ऊपर जो डिफरेंट न्यूक्लियेजेस और फॉस्फेटेजेस अटैक करते हैं उससे ये बचाता है। तो यही है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो इससे नेक्स्ट स्टेप होगा सेंट्रल डॉगमा का, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।